Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 10 student mathematics P1 is done. आई होप तुम लोग का मैथ्स का पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट से जो है मेरी मुलाकात हो गई थी, तो मैंने एक जनरल फीडबैक ले लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड, दे वर हैप्पी। वो यही कह रहे थे कि सर पेपर आसान था, लेकिन चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, इसकी वजह से कैलकुलेशंस हमें करने में ज़्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो वो लेंदी हो जाने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी में फिर वो उन्होंने सॉल्व किया, तो थोड़ी सी गंदगी हो गई, वर्किंग थोड़ी गलत हो गई। लेकिन वो जनरल फीडबैक यही था कि पेपर जो था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने भी तुम लोग से थोड़ी देर पहले ही पेपर देखा, पेपर बहुत सेंट्रलाइज, मुझे भी आइडिया नहीं था कि पेपर में क्या चीज़ आ रही है। देखो, सेंट्रलाइज पेपर में जो है वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस तो होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो सेंट्रलाइज जो है वो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर ही बनता है। मतलब जो आपका एवरेज लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही बनता है वो। तो पेपर को देख के लग ही रहा था, क्योंकि उसमें तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स ही उन्होंने पूछ लिए थे, जितना सिलेबस था वो सबका सब जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो इंक्लूड किया हुआ था। पेपर में कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस बड़े आसान भी लगे मुझे। कुछ में जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट को चेक किया आपके। लेकिन ये है कि मुझे हर टॉपिक का क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में नज़र आ गया, तो मुझे पेपर जो है वो एक कंप्लीट पेपर लगा। मतलब अगर तुमने पूरा साल जो है वो सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े, तो फिर तुम ये पेपर जो है वो मतलब इसमें फुल मार्क्स नहीं ला सकते। पास हो जाना तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पेपर में मुश्किल था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगहें ऐसी थी जहां आप स्कोर कर सकते थे अच्छे मार्क्स। तो आई होप कि तुम लोगों ने जो है वो अच्छा किया होगा। इंशाल्लाह जब मैं चेकिंग करूंगा तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा। इंशाल्लाह चेकिंग भी मैं स्टार्ट करूंगा। अभी जो है वो पेपर टू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने जो है वो जल्दी से ये वीडियो बनाई है, ताकि इस वीडियो के ज़रिए से तुम्हें जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता सकूं कि पी टू में जो है वो किन जगहों पे हमें फोकस करना है। अच्छा, P1 की जहाँ तक मैं बात करूँ तो P1 जो है वो थोड़ा सा मुझे इजी लगा। तो P2 के बारे में मैं यही बोलूँगा कि P2 जो है, चूँकि उसमें वो एडवांस कैलकुलेशंस है, उसमें कैलकुलेटर अलाउ है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी चैलेंजिंग हो जाएंगे। क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल आएंगे P1 के मुकाबले में। P2 जो है ना तुम लोग को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो तुम्हारा टाइम जो है ना वो बच जाएगा, और तुम जो है वो कैलकुलेशन जो है ना वो मोर कॉन्फिडेंटली कर लोगे। P1 में ये होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपने जो काम किया वो सही है कि गलत है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर के बगैर जो है वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो P2 में ये फ़ायदा हो जाएगा कि कैलकुलेटर अलाउ है, तो थोड़ा सा ये है कि तुम लोग रिलैक्स होके जो है वो कॉन्फिडेंटली अपनी वर्किंग कर सकते हो। बाकी है कि इस वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं P2 के हिसाब से, जो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखो पेपर सेंट्रलाइज ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो पेपर बनाया तो मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसी वजह से तुम्हारे सामने जो है ना वो इतने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, तुम यही बोलोगे सर आपने तो सारे ही टॉपिक्स डाल दिए हैं। लेकिन ये है कि मैं तुम्हें गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने ये सारे टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ ये कर लिए तुमने, तो इंशाल्लाह 100 मार्क्स तुम्हारे जो है ना वो 100 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेपर में तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा नजर आएगा कि तुम बोलोगे नहीं यार ये सर ने नहीं बताया था। तो मेरी पूरी कोशिश ऐसी होगी, क्योंकि P1 को मैंने बैठ के देखा है अभी अच्छी तरीके से, तो मुझे जो है वो यही इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने निकाली है कि यार अब P2 में जो है ना वो इन जगहों पे ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कम है। और जिस तरह उन्होंने P1 बनाया ना, तो P1 में उन्होंने सारी माइनर डिटेल्स जो हैं वो डाली हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये P2 के हिसाब से जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें से दो तीन टॉपिक्स जो हैं जो उसकी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस बना के तुम लोग की हेल्प कर दूं। बाकी सारी टॉपिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स की तुम बड़ी अच्छी तरीके से एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस भी कर चुके हो। तो इंशाल्लाह फिर अब जो है ना जो मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ उसी पे ज़्यादा फोकस रखना। जो तुम पेपर वन के लिए कर चुके हो उसको बस जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेना। और अभी तुम्हारे पास जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कल पेपर नहीं है, कल बायो का पेपर है। तो हमारे पास बायो के स्टूडेंट्स जो नहीं है, तो वो ज़रूर बैठ के मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो ये वीडियो देख के अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। ये वीडियो के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। और इंशाल्लाह ये भी तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कमेंट में तुम मुझे ज़रूर बताना कि भाई तुम लोग का पेपर कैसा हुआ। काफ़ी सारों से तो मेरी मुलाकात हो गई थी, फीडबैक मैंने ले लिया। जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी वो ज़रूर मुझे बताना कि भाई पेपर कैसा लगा और कैसा हुआ। तो वो भी इंशाल्लाह फिर उसको मैं कमेंट पढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा। बाकी ये कि स्कूल में भी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो ही जाएगी, तो स्कूल में भी बता सकते हो तुम मुझे। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक्स। तो इस वीडियो में देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द मॉक्स पेपर टू मैंने रखा हुआ है। अच्छा, पेपर टू जो है ना उसमें हमारे पास तुम्हें पता है लेंदी कैलकुलेशंस आती हैं। तो पेपर टू में जो फर्स्ट टॉपिक मुझे लगता है ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेरिंग है, क्योंकि अभी बेरिंग उसने जो है ना बड़ी
सिंपल सी बेसिक लेवल बेरिंग पूछी थी, ए फ्रॉम बी और बी फ्रॉम ए। तो अब बेरिंग के वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमने कॉपी में किए हैं, जो हमने बुक में किए हुए हैं, जो पास पेपर में मौजूद है, जिसमें फर्दर ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड होके आती है ना, जिसमें फर्दर ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, डिस्टेंस निकाल लो और फिर एंगल निकाल लो। तो बेरिंग का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और वो मुझे मतलब लगता है कि वो पास पेपर से ही देगा। तो अगर तुम पिछले 10 सालों के बेरिंग के पास पेपर क्वेश्चन कर लो ना, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आएगी बेरिंग, बेरिंग अलग नहीं आएगी। तो वो तुम्हारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। और अगर तुमने कॉपी वाले क्वेश्चन भी कर लिए ना, कॉपी में भी हमने काफी पास पेपर के क्वेश्चंस किए थे बेरिंग के, हमने बुक के किए हैं काफी पास पेपर के क्वेश्चन। तो उससे भी तुम्हारा जो है ना इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा, तुम ये सवाल इंशाल्लाह बड़ी आसानी से जो है वो टैकल कर लोगे। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अलावा एलिवेशन डिप्रेशन, मुझे लगता है कि वो एलिवेशन डिप्रेशन भी देगा, क्योंकि 100 मार्क्स का है। तो एलिवेशन डिप्रेशन में वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेगा। एलिवेशन डिप्रेशन का क्वेश्चन देके वो साइन कॉस टेन, मतलब वो जो सोका टू है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको कवर करेगा। और ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो है बेरिंग को मिला के ये जो है साइन रूल और कोसाइन रूल वगैरह को जो है ना टैकल कर लेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली चीजों को। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस तो आएंगे, 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। एक एलिवेशन डिप्रेशन का दे सकता है, एक बेरिंग और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का मिला के दे सकता है। तो 20 मार्क्स जो है ना वो तुम अपनी बेरिंग और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के रख सकते हो। एलिवेशन डिप्रेशन में, एलिवेशन तुम्हें पता है, एलिवेशन उस वक्त बनता है जब हम नीचे से खड़े होकर किसी एलिवेटेड चीज को देख रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जब हम अपनी नेक को मूव करते हैं, तो जो ग्राउंड से एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के और ग्राउंड के दरमियान, हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान, तो वो एलिवेशन बनता है। डिप्रेशन में ये होता है कि हम ऊपर की जगह पे खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो हम जब ऊपर खड़े होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऊपर हो जाती है और लाइन ऑफ साइट जो है वो हमारी नीचे की तरफ होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान एंगल बनता है वो डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है, एलिवेशन जो है वो नीचे की तरफ बनता है। तो ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। देन कम सर्कल प्रॉपर्टी। सर्कल प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसने आपको पेपर 1 में जो है वो सर्कल प्रॉपर्टी आपसे पूछ चुका है। तो सर्कल प्रॉपर्टी इतना एक्सटेंसिव नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लगता है सर्कल प्रॉपर्टी का वो आपको देगा। और सर्कल प्रॉपर्टी के बाद ये जो रेगुलर पॉलीगॉन और एंगल फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं ना, ये भी देख लेना, क्योंकि हो भी सकता है कि ये ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 3-4 मार्क्स का जो है ये आ सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन के एंगल के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं तुम्हारे सामने, जल्दी से एक बार इनको रिवाइज करा देता हूँ। ये तुमने जो है ना ये पुरानी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूलाज यहाँ लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। पॉलीगॉन तुम्हें पता है, ठीक है ना? पॉलीगॉन, पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड। पॉलीगॉन जैसे हमारे पास जो है वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो पेंटागन हो गया, 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर हमारे पास हेक्सागन हो गई, तो हेप्टागन हो गई, ऑक्टागन, नोनागन, इस तरह ही सारे जो फिगर्स है ना जो क्लोज शेप होते हैं, ये पॉलीगॉन्स होते हैं। तो जब आपका शेप क्लोज होगा तो उसमें फिर इंटीरियर एंगल भी होगा, एक्सटीरियर एंगल भी होगा। तो हमें एक चीज पता है कि एक्सटीरियर एंगल को अगर हम इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें तो हमेशा हमारा आंसर जो है ना वो 1 डिग्रीज आता है। ठीक है? एक चीज होती है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि उसकी सारी साइड्स जो है ना और सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन की वो ज्यादा बात करेगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री आएगा। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन मतलब, एन का मतलब है कि भाई हमें नहीं पता उसकी कितनी साइड्स हैं, वो एन साइडेड है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो हमारे पास एक फॉर्मूला है वो n-2 × 180 होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। एन इसमें नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है? पेंटागन है तो 5 साइड्स हो जाएंगी, हेक्सागन है तो 6 साइड्स हो जाएंगी, ऑक्टागन है तो 8 साइड्स हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूले के जरिए से हम इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन है और वो बोलता है कि भाई इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालो, तो हम जो है इस फॉर्मूले के जरिए से n-2 × 180 से हम जो है उसके ऑल द एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। अच्छा, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मतलब इंटीरियर एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसका मेरे पास जो फॉर्मूला है वो n-2/180, मतलब ये सम है। ये जो है ऊपर वाला फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल्स और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स n। तो जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो पॉलीगॉन है रेगुलर पॉलीगॉन, उसका एक अंदर का एंगल, इंटीरियर एंगल एक एंगल कितना है। और मुझे पता है कि चूंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी सारी साइड्स भी सेम होंगी और सारे इंटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे, तो मुझे एक ही एंगल निकालना पड़ेगा और मुझे सारे एंगल पता चल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और इसके बाद एक फॉर्मूला और है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर हमेशा 360 आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि तुम जो है इनको याद भी कर लेना। और अगर तुम्हें इनकी एप्लीकेशन देखनी है तो तुम यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उनमें इनकी एप्लीकेशंस भी देख सकते हो, या D1 में तुम्हें मिल जाएंगी ये।
और सर्कल प्रॉपर्टीज D3 में भी तुम देख सकते हो सकता है D3 में भी तुम्हें इस तरह की कोई चीजें मिल जाए, लेकिन पास पेपर क्वेश्चन देखोगे ना तो वहाँ लाजमी ये फॉर्मूलाज का यूज है, तो तुम वहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने सोचा तुम लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये पेपर 2 में आ सकता है, क्योंकि ये पेपर 2 में आता है। ठीक है, मैंने जो है वो पिछली बार का भी जो है वो मॉक्स का पेपर देखा था, तो उसमें भी जो है ना ये चीज़ पूछी गई थी, लेकिन ये ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती, ये 3 to 4 मार्क्स की आती हैं। तो ये फॉर्मूलाज जो है तुम लोग ज़रूर देखना। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है वो ग्राफ ऑफ फंक्शंस है। देखो फंक्शंस पूछ लिया उसने, फंक्शन में उसने इनपुट और आउटपुट का पूछ लिया। अब इसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो तुमसे अब जो है ना वो इनपुट आउटपुट पूछेगा, मतलब रेंज डोमेन वाली चीज़ पूछेगा। तो अब जो है ना वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ये है कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ ये क्यूबिक और रेसिप्रोकल दो हैं जो कि पास पेपर में काफी जो है ना तुम देखो तो तुम्हें नजर आएंगे। ये पास पेपर में जो मॉक्स के पेपर थे ना उसमें भी क्यूबिक और रेसिप्रोकल ही आए थे, तो अभी भी तुम जो है ना वो क्यूबिक और रेसिप्रोकल ही रखना। क्यूबिक का मतलब है एक्स क्यूब वाला, जिसमें जो है वो अलिफ के ऊपर जैसे मद होती है, मद की तरह बनता है। और रेसिप्रोकल वो होता है जिसमें एक्स जो है ना वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है। तो इनके ग्राफ्स जो है उनकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेना, उनके पास पेपर से ही सवाल कर लेना। काइनेमेटिक्स में इस बार स्पीड टाइम का जो है वो हो सकता है वो तुमसे पूछ ले, क्योंकि काइनेमेटिक्स पेपर 1 में भी आई थी, तो मुझे नहीं लगता इतनी पेपर 2 में आएगी, लेकिन फिर भी एक सवाल उसका आ सकता है स्पीड टाइम का। तो वो जो एक्सेलरेशन वाला था ना, एक्सेलरेशन वाला, रिटार्डेशन जो है ना बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन कोई अलग चीज नहीं है, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन जो है अगर नेगेटिव आ रही होगी मतलब गाड़ी जो है वो ब्रेक मार रही होगी, रुक रही होगी। अब जाहिर सी बात है अगर तुम जो है वो अपने घर के पास पहुंच रहे हो तो तुम अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करोगे, रोकोगे। तो ये जो रोकना है ना ये डिसेलरेशन कहलाती है, मतलब रिटार्डेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, बस नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आप एक्सेलरेशन निकाल लो वो नेगेटिव ही आएगी। अच्छा, फिर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह तुमने पेपर 1 में देखा कि उसने काफी हिस्टोग्राम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो है वो ग्राफ पूछे थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने भी आया था और फिर वो बना हुआ भी आया था और आपने उससे आंसर्स भी दिए थे। तो यहाँ भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनता है। हिस्टोग्राम का भी वो एक सवाल देगा, एक से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि हिस्टोग्राम वो पेपर 1 में दे चुका है। स्कैटर डायग्राम आएगी, बिल्कुल स्कैटर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैटर डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करना। स्कैटर डायग्राम की इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। स्कैटर डायग्राम में जो है वो हमारे पास ये होता है कि कोरिलेशन के लिए यूज होती है स्कैटर डायग्राम ना। तो कोरिलेशन आपको बताना पड़ता है कि जो दो क्वांटिटीज आपने प्लॉट की हैं उनके दरमियान रिलेशन क्या है, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड है, स्ट्रांगली उनका रिलेशन है, वीक रिलेशन है या मॉडरेट रिलेशन है, पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं कि पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। और फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है ना वो हमें बनानी पड़ती है। तो इस पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा स्कैटर डायग्राम में, तो वो वीडियो देख लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। स्कैटर डायग्राम का ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह आता है कि वो आपको एक प्लॉट देगा और उसमें जो है ना वो आपको मतलब एक्स और वाई एक्सिस देगा, एक मतलब कार्टेशियन प्लेन बना के देगा और उसमें जो है ना डॉट्स लगा के दे देगा, आपको बता देगा कि ये जो है ना डेटा पॉइंट्स है। इन डेटा पॉइंट्स को देख के बताओ कि भाई जो क्वांटिटीज आपने दो प्लॉट की हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो मैं इस तरह का एक सवाल इंशाल्लाह तुम लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही बन जाए वो वीडियो, ताकि तुम लोग देख के अपनी प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देख लेना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तुम्हें पता है कि हम एक्स एक्सिस पे जो है वो मिड वैल्यू प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लाइन ग्राफ की तरह होती है। ठीक है, तो ये इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। ये ज्यादातर हिस्टोग्राम के ऊपर बनवाता है, पहले वो हिस्टोग्राम बनाएगा फिर बोलेगा कि हाँ इस पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो तुमसे अब हिस्टोग्राम बनाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम उसने काफी पूछ लिया है। तो मे भी पॉसिबल कि वो अब तुम्हें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने देता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो एक से ज्यादा डेटा की भी दे सकता है। तो तुम्हें एक ही कर्व पे, एक ही ग्राफ पे सॉरी, तुम्हें एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए भी आ सकता है मतलब। अच्छा, पाई चार्ट देख लेना। पाई चार्ट उसने एक क्वेश्चन जो है वो उसमें दिया हुआ है पेपर 1 में, तो पाई चार्ट की आप कंस्ट्रक्शन देख लेना। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना तुम्हें अपने साथ प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा, प्रोटेक्टर रख लेना। और अपने साथ जो है कंपास की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन प्रोटेक्टर जरूर अपने पास रख लेना, क्योंकि मे भी पॉसिबल हो तुम्हें पाई चार्ट की कंस्ट्रक्शन जो है ना जरूर दे। एक एंगल बना के दे दिया, बाकी दो एंगल तुम्हें खुद बनाने हैं। तो पाई चार्ट में ये देख लेना कि अगर पाई चार्ट का डाटा मुझे उसमें गिवन है तो मैं उस डाटा को एंगल में कैसे कन्वर्ट करता हूँ ना। तो वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही होता है एंगल। ठीक है, एंगल जो है वो सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमें एंगल में कन्वर्ट करना है, तो टोटल एंगल 360 होता है। तो तुम ये चीज देख लेना इसको किस तरह एंगल में कन्वर्ट करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। तो पाई चार्ट में जो है ना कंस्ट्रक्शन जो है उस पर ज्यादा फोकस रखना। बाकी लास्ट टॉपिक एवरीडे मैथमेटिक्स है। एवरीडे मैथमेटिक्स में चूंकि उसने सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पूछ लिया, तो अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के बाद अब ये जो है ना कमीशन टैक्स वाली चीजें पूछने की कोशिश करेगा तुमसे। मे बी पॉसिबल कि वो हायर परचेज वाली जो चीजें थी, डाउन पेमेंट वाली, वो भी पूछ सकता है तुमसे।
तो डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन भी देख लेना कि अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेते हैं तो डाउन पेमेंट क्या होती है और फिर इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक दो पास पेपर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एवरीडे मैथमेटिक्स का आसान सवाल नहीं आता, P2 में मुश्किल सवाल ही आता है, काफ़ी बड़ा आता है। तो मे भी पॉसिबल कि एक बड़ा सवाल 12 नंबर का जो है ये एवरीडे मैथमेटिक्स का हो सकता है, जिसमें वो तुमसे जो है वो इंस्टॉलमेंट वगैरह की चीज़ें पूछ सकता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा देख लेना। बाकी इंशाल्लाह ये सारे ही टॉपिक्स हो गए, इसमें तो कुछ बचा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस मैंने दे दी कि भाई ये टॉपिक है, इसमें ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ देख लेना। बाकी ये कि लास्ट 10 ईयर्स के पास पेपर में से भी अगर तुम कर लेते हो तो इंशाल्लाह या तुम्हें जो है वो तुम्हारा पेपर मतलब अच्छा हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह। और तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, पेपर भी अच्छा हो जाएगा। देखो हर चीज़ कवर कराना जो है ना वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है और तुम्हारे लिए भी जो है वो कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ये कि इतनी गाइडेंस मैंने तुम्हें दे दी है इस वीडियो में कि अगर तुम ये सारे टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े कर लो तो इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि मैं जो है वो आज ही स्कैटर डायग्राम की वीडियो भी तुम लोग के साथ शेयर कर लूँ। बाकी है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है वो ग्राफ और फंक्शंस पे भी एक दो वीडियो बना लूँ। अब देखते हैं इंशाल्लाह जितना टाइम होगा उस हिसाब से जो है वो इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था तो मैंने बना दिया, अब ये है कि वीक डेज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। बाकी ये है कि अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब ये है कि जिस तरह P1 की मेहनत की है इसी तरह P2 की भी कर लो। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। और अगर कोई क्वेरी हो कोई कंसर्न हो तो लाजमी कमेंट करना, पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।